Hello students, yesterday we discussed about empirical formula. Today we will learn more about molecular formula and balancing of a chemical equation. Molecular formula. क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला? कल आपको बताया था, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मोलिक्यूल में वास्तव में कितने एटम हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उसके बारे में बताता है मोलिकुलर फॉर्मूला। अब कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। फर्स्ट कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करें, नंबर 2। देन कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला मास। उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला जो आया उससे मास ज्ञात कर लें। फिर नंबर 3 कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला मास। जो गिवन डाटा है, जो दे रखा है डाटा, उससे मोलिकुलर मास ज्ञात कर लें। मोलिकुलर मास या गिवन होगा या डाटा के अनुसार आ जाएगा। देन कैलकुलेट एन, नंबर ऑफ एटम्स। एन ज्ञात कर ले। एन क्या है? एन इंटीजर है। एनी इंटीजर एन। एन किसके बराबर होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। जो मोलिकुलर फॉर्मूला का मास है उसको इंपेरिकल फॉर्मूला वाले मास से डिवाइड कर दें, एन आ जाएगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। जो एन की वैल्यू आ गई उसको इंपेरिकल फॉर्मूला से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। अब समझ में आएगा। अब देखो, मान ले ग्लूकोज है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला C6H2O1 हो गया। ये है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? 12 + 2 × 2 + 16 30 में। और इसका मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला मास ग्लूकोज का 180 होता है। तो एन क्या आ गया यहाँ? मोलिकुलर फॉर्मूला मास बटे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास 180 में 30 है, काट दिया, 6 आ गई वैल्यू। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बढ़ेगा? एन 6 गुणा इंपेरिकल फॉर्मूला C1H2O1। तो क्या बन गया? C6H12O6। इस प्रकार हम कैलकुलेट कर लेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। एन ज्ञात करके क्या ज्ञात कर लेंगे? एन ज्ञात करके। ये हो गया हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। अब आता है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ए केमिकल देखो, ये 10th में पढ़ा था आपने, हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे 10th में बैलेंस किया था वैसे ही बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। सबसे पहले
राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का करेक्ट फॉर्मूला लिखें, उसके बाद जिसके सबसे ज्यादा आइटम उसको बराबर करें, उसके बाद अदर आइटम के बराबर करें। ये हीट एंड ट्रायल मेथड 10th में आप सारा पढ़ चुके हो, कैसे करना है। देखो मान लें हम देख लें कि प्रोपेन का कंबशन हो रहा है, C3H8O2 में कंबशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ये प्रोपेन है। तो सबसे ज्यादा आइटम किसके हैं, कार्बन वाले लेके चलते हैं एक बार पहले। कार्बन के बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है, तो इस तरफ 3 से गुणा करेंगे कार्बन को। ये हीट ट्रायल मेथड है, ऐसे ही करना है। वो ऐसे 10th में आपको सिखाता है, ऐसे लिख के कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, फिर इसको गुणा करके देखो, फिर लिख के देखो। वही है ये, हो गया 3 से भाई, होगी बैलेंस यहाँ। अब हाइड्रोजन के देखो भाई, हाइड्रोजन के यहाँ 8 है, यहाँ कितने हैं 2, तो क्या करें 4 से गुणा करके देखें, 4 हो गया, 8 हो गए। बच किसके गए, ऑक्सीजन के। इधर कितने हैं ऑक्सीजन के, 3 दूनी 6 और 4 10, यहाँ कितने आएंगे 5, 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है आपके लेवल में, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन का। लेकिन इससे सारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती हैं। बहुत सी इक्वेशन ऐसी हैं जहां 20 20 50 50 200 256 तक आइटम आते हैं, तो उसमें कैसे सोचोगे इतने से गुणा करो। तो अलग मेथड है कि सिखाएंगे। यहां तक इतना ही है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इसके बाद आता है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशन। तो स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है, ये स्टोइकियो जो वर्ड है और जो मेट्रॉन, 2 वर्ड से बना है, स्टोइकियो और मेट्रॉन। जो स्टोइकियो वर्ड है, स्टोइकियोन, जो स्टोइकियोन वर्ड है इसका अर्थ होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन का अर्थ है मेजर, मेजरिंग। इसका अर्थ है एलिमेंट और इसका अर्थ है मेजर। एलिमेंट का मापन है ये, एलिमेंट का मापन है। मीन्स ये कैलकुलेशन ऑफ मास, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के मास और वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है। तो कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कोई, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। भाई थोड़ा सा पीछे लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये केमिकल इक्वेशन है। अब इसके साथ एक है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। एक को दिखाया जाता लेकिन होता है सबके साथ। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक
कोएफिशिएंट। इनको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्री के कोएफिशिएंट। मतलब क्या है, यहां पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करता है 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिससे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल वाटर बनता है। मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल वाटर बन रहा है। ये मतलब है इसका, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। एक तो ये चीज पता चलती है इससे। दूसरा, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास देखिए इसका, कैल्शियम का है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 गुना में 3 48 100 होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का 35 36 71 होगा। इसका देखें 40 प्लस 71 111 प्लस 44 25 बार 44 प्लस 18 ये होता है 171। ये $35.5 है भाई। तो 35 70 71 हाँ यहां गलत है। 35.5 है इसका, तो 70 2 का 71 तो इसी का होगा, 2 ही होगा 73 होगा 73 होगा सॉरी। तो ये 73 ग्राम, इधर भी 73 173 ग्राम 173 ग्राम उतना ही है। ये 100 प्लस 73 173, ये 111 44 और 18 को जोड़ो, ये बनता है 173। ये मास है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनाता है 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 18 ग्राम वाटर बनाता है। ये अर्थ निकलता है। एक बार फिर देख लें। सिंपल देख लें, C प्लस O2 से CO2 बनता है 12 इसका प्लस 32 इसका, तो कितना 44 ग्राम। यहाँ भी कितना बनता है 44 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल कार्बन बन रही है। 12 ग्राम कार्बन रिएक्शन कर रही है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यही मतलब है इनके। ये तो यहाँ स्टोइकियोमेट्री से कौन कौन रिलेशनशिप आए? एक तो मास मास रिलेशनशिप, कि मान ले एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मास दिया हो तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं स्टोइकियोमेट्री से। दूसरा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास एंड वॉल्यूम ऑफ द वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, द वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अदर इज टू बी कैलकुलेटेड। वॉल्यूम किसी का दिया हो तो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक तो सभी इक्वेशन को बैलेंस करें। क्या करें? बैलेंस लिखें। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स लिखें सभी के, ग्राम एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास लिखें। गैस का केस है तो 22.4 लीटर के रूप में ले एक मोल को। देखो करना क्या है, पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन लिखें। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स देखें कितने किसे क्या है, फिर मोलिकुलर मास देखें सभी का। उसके बाद ही आप कैलकुलेट कर सकते हो।
जैसे एक इक्वेशन से समझेंगे, अब एक एग्जांपल से। कि एक मोल जो CH2 का है, CH4 का, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। CH4 का कंबस्शन हो रहा है O2 के साथ 16 ग्राम का। इससे CO2 और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, आपको पता ही है। तो कह रहा है कितना वाटर बनेगा ये कैलकुलेट करना है, कितना वाटर यहां बनेगा। तो पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो भाई। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। 12 4 16, सॉरी पहले इसको बैलेंस करो। कार्बन एक है, कार्बन एक ही है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 लगा दो भाई, कार्बन 4। ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितनी होगी, 4 होगी, 2 और 4, तो 2 लगा दो, 2। अब हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये 16 ग्राम है, ये कितना हुआ भाई, 16 दूनी 32 दूनी 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हुई, 16 प्लस 32 48 ग्राम। 16 नहीं 12, सॉरी 12 प्लस 44 कितना कर देखिए, 36 ग्राम। एक हिसाब से देखें, 1 मोल ऑफ CH4 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। 2 मोल ऑफ वाटर 36 ग्राम हो गया। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें जिससे आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्शन। देखो क्या रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन के कितने मोल चाहिए, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। भाई अब तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है 1 मोल मीथेन से। कितने से, 1 मोल मीथेन से। भाई बैलेंस में देखते हैं 1 मोल है मीथेन का, बैलेंस में 1 मोल मीथेन का है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बैलेंस में। लेकिन पूछ कह रहा है 22 ग्राम बनानी है, तो कितने मोल चाहिए, 44 ग्राम के लिए 1 मोल, 1 ग्राम के लिए 1/44, 22 ग्राम के लिए गुणा में 22, 0.5 मोल, मतलब हाफ मोल चाहिए भाई। क्या चाहिए, हाफ मोल। तो बेटा इस प्रकार हम कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इसमें लिमिटिंग रीजेंट का, आज फिनिश कर देंगे। The reactant which reacts completely in the reaction is called limiting reagent. देखो मान लीजिए रिएक्टेंट 1 2, इनमें से जो रिएक्टेंट, the reactant which reacts completely is called limiting reagent. जो रीजेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा, जो बच जाएगा थोड़ा बहुत वो एक्सेस रीजेंट होगा। क्या कहलाएगा, एक्सेस। जो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं एक्सेस रीजेंट। The reactant which is present in lesser amount gets consumed after some time, and after that no further reaction take place whatever may be amount of the other reactant present. जो रिएक्टेंट पूरी तरह कम अमाउंट में और पूरी तरह कंज्यूम हो चुका है, रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका है,
वो लिमिटिंग रीजेंट है। दूसरा रिएक्टेंट चाहे कितने अमाउंट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा यहाँ ये यूनिट लगभग कंप्लीट होगी। कल इसके लिमिटिंग रीजेंट पे 2-4 एनसीईआरटी की प्रॉब्लम लेंगे हम। लेसन हमारा फिनिश होगा। मोस्टली टॉपिक सारे हो ही चुके हैं, कोई बचा नहीं है। अच्छी तरह इसको रिवाइज कर ले, समझ ले, ध्यान से पढ़ा करो, याद करा करो। ये आपको पहले ही बताया है कि पता नहीं कब स्कूल खुलने हैं। एक यूनिट बड़े हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश करके समझाया है, बनाई यूनिट, लेसन पढ़ाया है। अब वो आप पर निर्भर, आपने कितना समझा, कितना किया कि नहीं किया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी ध्यान से कोशिश करें। धन्यवाद।